नमस्कार दोस्तों। PCSM के यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग NCERT 7th क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा वन हमारी जीवन रेखा। ठीक है, वन हमारे लिए किस प्रकार से जीवन रेखा है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। वन के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से वन जो है हमारे लिए एक अति आवश्यक है। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद, ठीक है, विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए क्योंकि वे थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। ठीक है, थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर के बैठ गए और बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे कि प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने जो है शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की क्या चल रही थी, योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब अगर बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो जाएंगे तो इससे शहर की जो बढ़ती जनसंख्या है उसको क्या हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे लिए फेफड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हरे भरे जो वन जो है हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना क्या हमारे लिए फेफड़े हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमारे वन को क्या कहा जाता है, हरे भरे वन को, पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, इसको हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। वन जो होते हैं जल के शोधन तंत्रों के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उनकी बातें सुन करके बच्चे भ्रमित हो गए, वो परेशान हो गए। तब प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है, बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। अब वन भ्रमण के देख लेते। एक रविवार के दिन निश्चय किया उन्होंने। प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर के प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टिब्बू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टिब्बू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनंद फानंद में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देख करके टिब्बू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर के उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया तो टिब्बू ने अपना हाथ उठा करके सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। ठीक है, फिर टिब्बू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देखने को मिल सकता था। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा भरा आवरण सा बना लिया था। तथापि आवरण जो था, ये देखिए, ये वन है, वन का एक दृश्य है, इसमें देखिए कहीं भी आपको भूमि नहीं दिख रही है, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ वन के जंतु है जो वन में रहते हैं, वन में रहने वाले जंतुओं को दिखाया हुआ है। ठीक, समान रूप से हरा नहीं था। ठीक है, वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर के उत्तेजित हो गए। टिब्बू ने उन्हें शांत रहने का कहा, क्योंकि वह वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर, जब वहाँ पे बच्चे जब गए थे तो उनकी उपस्थिति के कारण कुछ जो बंदर थे वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ने लगे, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी जो है अशांत हो गए। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टिब्बू ने यह भी बताया कि शुकर यानी कि वराह या सुअर, ठीक है, गौर यानी कि बाइसन, गीदड़, शेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक
सघन क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पे घने वन होते हैं, उस जगह पे ये सब रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवास के रूप में पढ़ा था। वन को किसके रूप में पढ़ा था? आवास के रूप में पढ़ा था। वन जो होते हैं बहुत सारे पेड़ पक्षी और जानवरों के लिए क्या होते हैं? एक आवास का काम करते हैं। जिस प्रकार से हमारे लिए घर होते हैं, उसी प्रकार से जंतुओं के लिए वो क्या होते हैं? वो एक आवास का कार्य करते हैं। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते थे। यहाँ पे देखिए नीम का पेड़ है, यहाँ पे बांस है, उसके बाद में यहाँ पे शीशम का पेड़ है और सेमल का पेड़ है। ठीक है, वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप हैं जो वन में रहते हैं। आगे करें कि जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी हुई थी। टिब्बू ने साल, टीक, सेमल यानी कि शीशम, नीम, पलाश, अंजीर और खैर, आंवला वृक्ष यानी कि अनेक प्रकार के बांस को मतलब वृक्षों को पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई होती थी। घनों की वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूरज मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था। क्रियाकलाप 17.1 को देख लेते हैं। अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देख करके उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई है जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। अब आप देखिए कि वन में जो लकड़ी होते हैं, उन लकड़ियों से क्या क्या आपके घर में बनाए हुए सामान क्या है, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, फर्नीचर, बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखिए आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे क्या क्या हो सकते हैं। काष्ठ की वस्तु क्या क्या हो सकते हैं? जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तिलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप यानी कि जड़ी बूटियों भी जो वनों से ही प्राप्त होते हैं, वन के ही उत्पाद होते हैं। शीला समझ नहीं पा रही थी, उसमें एक लड़की थी शीला जो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते थे। प्रकृति में जो है अपने नेचुरल तरीके से जो है वृक्ष जो है पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं और वन की भूमि उनके अंकुरन और नवोद्भिद और पौधे में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर देती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। चित्र संख्या 17.6 को देखेंगे। इसमें कहा है कि प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देख करके यह नोट करने के लिए कहा गया है कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की भांति कार्य करता है। यहाँ पे देखिए कुछ वन के उत्पाद है जो वन के लकड़ी होते हैं, वहाँ से वह जैसे गोंद वन के उत्पाद हो गए, कत्था हो गए, जो पान वगैरह खाने में उसका प्रयोग किया जाता है, लकड़ी की मूर्ति बनाया हुआ है, मोहरी लाख बनाया हुआ है, शहद हो गया है। ठीक है, ये सभी वन के उत्पाद हैं। उन्होंने बताया कि यह वेदांत कैनेपी क्या कहलाता है। ठीक है, कह रहा है प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से के ऊपर की ओर देख कर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि यह वितान यानी कि कैनोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? वितान यानी कैनोपी कहलाता है। ठीक है, क्रियाकलाप 17.2 को देखते हैं कि पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 7.1 को भरे। हर श्रेणी में पौधों का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। दी गई तालिका में और उदाहरण जोड़िए। जैसे गोंद यहाँ से प्राप्त होता है, बबूल से होता है, लकड़ी शीशम की लकड़ी। ठीक है, औषधीय नीम हो गया, औषधीय में क्या आ जाएगा? नीम आ जाएगा। उसके बाद में तेल में हो जाएगा चंदन के वृक्ष से तेल प्राप्त किया जाता है। तो और भी आपको लिखना है। ठीक है, अब आइए क्रियाकलाप 17.2 को देखते हैं। कहता है अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए और वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताएं, जैसे उनकी क्या करें, जिन वृक्ष को आप देख रहे हैं उसकी लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप यानी कि साइज में परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग पेड़ पौधे की अलग अलग ऊंचाइयाँ होती है, अलग अलग उसके पुष्प होते हैं, अलग अलग उनकी शाखाएँ होती है, अलग अलग उनके पत्ते होते हैं। ठीक है, इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है।
इन्हें अधोतल कहते हैं। ठीक है। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती है, और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। ठीक है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? क्या सभी वन में, जितने भी वन होते हैं वहाँ पे जितने भी सारे वृक्ष होते हैं, क्या वो सभी एक ही प्रकार के होते हैं? बिल्कुल नहीं। बुझो ने पूछा कि प्रोफेसर अहमद ने कहा कि नहीं, विभिन्न विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण जो है वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। किसके कारण? तो विभिन्न जलवायु परिस्थिति के कारण जो है वृक्ष और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न प्रकार वनों में भिन्न होते हैं। ठीक है। जंतुओं के प्रकार भी, जिस प्रकार से पेड़ पौधे भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार से हमारे वनों में रहने वाले जंतुओं क्या होते हैं? वो भी अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर के उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीच की झाड़ियाँ चिपक गई। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही, यानी कि क्षयमान हो रही देख रही थी। ठीक है। पत्तियों पर अनेक, यहाँ पे देखिए, ये जो वन भूमि की सतह पर यहाँ पे जो पत्तियाँ गिरी हुई है पेड़ पौधे के अपने आप टूट करके वो सड़ गल रहे, उसको देखा उन्होंने। यहाँ पे वन में वितान और उसके नीचे के तल यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है। ठीक है। कीट मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटी और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, यानी कि फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। क्षयमान पदार्थ क्या थे? आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रहण के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 17.3, एक छोटा गड्ढा खोदिए और इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भर करके मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? पहले ने पूछा कि वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि तुमने स्वपोषियों और परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वो शाकभक्षी हो अथवा मांसभक्षी हो, अंततः भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पादपों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है। जीव पादपों का भोजन करते हैं। जीव जो होते हैं पादपों का भोजन करते हैं। उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है। घास को कौन खाता है? तो घास को जो है कीट खाते हैं, छोटे छोटे कीट पतंग खाते हैं, और जिन्हें मेढक खा लेते हैं। उन कीटों को कौन खाता है? मेढक खा लेते हैं। और मेढक को कौन खाता है? सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या कहते हैं? जैसे घास को कौन खाया? घास को कीट खाया, कीट को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया, सर्प को उकाब यानी कि गरुड़ खाया। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है, एक दूसरे से जुड़े हुई होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर क्या होता है? डिपेंड होता है, निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठा करके उन्हें हैंडलेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हे से मशरूम दिखाई दिए। ठीक है। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपिंडों यानी कि सहस्त्रपादों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध एक दूसरे से होता है। यहाँ पे पोषक तत्व, अपघटक दिखाया हुआ है, मृदा है, यहाँ पे जल है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ यहाँ पे जो है सूरज से ऊष्मा लेकर के पेड़ पौधे जो है क्लोरोफिल की सहायता से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निर्मुक्त करते हैं, निकालते हैं, जो हम लोगों के लिए
वो लेते हैं, हम लोग के लिए जीवनदायी साबित होता है। ठीक है, कह रहा है कि सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जो मृदा के भीतर भी रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव क्या खाते हैं। पहल मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव जो होते हैं वे क्या कहते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो हमारी मिट्टियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो हमारी फसल उपजाने में अच्छा होता है। आपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता था, आप पिछली वाली कक्षा आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस कक्षा को देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि कौन सी मिट्टी में जो है ह्यूमस अधिक मात्रा में पाई जाती है। मिट्टी की कौन सी परत में, सबसे ऊपरी परत में या नीचे वाली या सबसे नीचे वाली परत में ह्यूमस मिलता है, जो हमारी फसल के लिए उपजाऊ साबित होता है। मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता होती है। ठीक है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। पादपों यानी पेड़ पौधे और जंतुओं के क्या कौन सा शरीर, तो मृत शरीर, इसको ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव को अपघटक कहते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्मजीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा कि जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु जो है, मृत जंतुओं को गिद्धों, कौओं, गिद्धों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया है कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुरू में ही कहा गया था कि हरे पेड़ पौधों को फेफड़े भी कहा जाता है। अब प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा ऑक्सीजन निर्मित करते हैं। ठीक है, पादप जो होते हैं हमारे किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा जो है क्या निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जो है जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। चित्र संख्या 17.10 को देखेंगे, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे चित्र संख्या 17.10 दिखाया हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन यहाँ पे किस प्रकार से, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे पादप है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाया हुआ है, यहाँ पे जंतु दिखाया हुआ है। ठीक है, बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। ठीक है, बूझो ने याद दिलाई कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में भी पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं। वृक्ष जो होता है, वृक्ष पेड़ जो होते हैं अपने मूल से यानी कि तना से, किससे, मूल यानी तना से, शाखाओं से क्या अवशोषित करते हैं, जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मित करते हैं। पेड़ पौधे जो है अपने मूलों के द्वारा जो जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता। ठीक है, टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, बल्कि वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर करते हैं, जैसे में उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने के पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पानी पी रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी करती है जो उनको मार करके खा जाते हैं। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देख करके उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई दी। ठीक है, लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर यानी कि लार्वा जो थे पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद जो है कुछ शाकों और झाड़ियों के होते हैं
जंतु भी कुछ पादपों के बीजों की प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु जो है वनों में पादपों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में क्या होते हैं, सहायक भी होते हैं। जंतुओं का क्षयमान यानी कि गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, गोबर पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो गोबर पे अनेक प्रकार के छोटे छोटे नवोद्भिद उगते रहते हैं। यह सुनने के बाद बूझों ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर के वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता जंतुओं की विविध किस्मों वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटन क्या होता है? अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? वन में जो उगने वाले पादप होते हैं उनके लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति प्रदान करते हैं, उनमें सहायक होते हैं। इस प्रकार वन जो होता है एक गतिशील सजीव इकाई है। वन क्या है? एक प्रकार का गतिक सजीव इकाई है। ठीक है, जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना भी चाहते थे, चूँकि थक गए थे। टिब्बू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देख कर के आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। यहाँ पे देखिए वर्षा दिखाया हुआ कि वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपक रही थी। चूँकि घने वन थे, वो घने वन जो थे जल को जो है ऊपर ही मतलब रोक लेते थे और इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे जल जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूल तंत्र जल की भूमि में अवस्रावित होने में सहायक हो रहा है। मूल तंत्र जो होता है पेड़ पौधे का। ठीक है, यहाँ पे मूल तंत्र दिखाया, भौम जल जो होता है यहाँ पे भौम जल दिखाया। क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत हो रही है। यहाँ पे समृद्ध वितांत और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती है। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन हो रहा है, यहाँ पे वर्षा हो रहा है। वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी हुई थी। लगभग आधा घंटे के वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृद पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया है। बूझो के मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। यहाँ पे कुछ दिया हुए पॉइंट, इसको देख लेते हैं। कहा था कि यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। आजकल जो इतनी गर्मी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 40-42 डिग्री देखने को मिल रहा है, इसका कारण, इसके जिम्मेवार हम सभी लोग हैं। ठीक है, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और मानव जीवन के लिए एकदम खतरा साबित होगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय भी नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए, हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। ठीक है, जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है? प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन जो है वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य भी करता है और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में भी सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष अगर ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिर करके आसपास के क्षेत्र में भर सकता है और तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? मृदा की अनुपस्थिति में। ठीक है, मृदा की नहीं,
पेड़ पौधे की अनुपस्थिति में मृदा वाष्पोत्सर्जन के साथ बह जाती है। ठीक है, पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में मृदा जो है वर्षा जल के कारण, जब वर्षा होती है तो उसके साथ में बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। ठीक है, तो मृदा के अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो पेड़ पौधे लगा करके। ठीक है, लौटते समय बच्चों ने टिब्बू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया और गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा भी होती है। ठीक है, किसके कारण? तो आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है। यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को भी अवशोषित कर लेते हैं। अब देखिए वन जो होता है कितने प्रकार से हम लोगों के लिए मदद करता है। एक तो ध्वनि अवशोषण करता है, उसके बाद में हम लोग को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन भी निर्मित करते हैं। ठीक है, मिट्टी को भी बांध के रखते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और उन्हें यह जानकर के आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत जो है लगभग 60 वर्ष पहले वन को काट करके उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे, कौन? टीबू छोटे थे, तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव होता रहा और वे लुप्त होने लगे। दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर थे। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों को, पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा कि वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा भी करते हैं। बच्चों ने क्या क्या लिखा कि वन जो होता है हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत भी है। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। वन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हम उम्मीद करेंगे कि कुछ न कुछ आपको सीखने को अवश्य ही मिला होगा कि वन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, वन की बचाव हम कैसे कर सकते हैं। अगर वन नहीं होगा तो मानव जीवन के लिए किस प्रकार से संकट उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।